आज हम इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटेंगे जहां इंसानियत पर शायद सबसे बड़ा हमला हुआ था। हम दुनिया के पहले एटॉमिक अटैक की कहानी को समझेंगे, लेकिन ये कहानी किताबों या आंकड़ों से नहीं, बल्कि उन लोगों की जुबानी होगी जो उस तबाही के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद थे। जरा सोचिए, हम सब ने उस मशरूम क्लाउड की तस्वीरें देखी हैं, है ना? पर किसी ने कहा, मैंने मशरूम क्लाउड नहीं देखा, मैं ठीक उसके नीचे था। ये एक लाइन ही हमें सीधा उस खौफनाक मंजर के बीच ले जाकर खड़ा कर देती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। और पता है, इस पूरी तबाही के बीच ग्राउंड पर क्या हो रहा था, इसे दिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ दो तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें योशितो मात्सुशिगे नाम के एक फोटोग्राफर ने मियोकी ब्रिज पर खींची थीं, और यही तस्वीरें हमारी इस कहानी का दिल हैं। तो सवाल यही उठता है कि इन तस्वीरों में जो चेहरे दिख रहे हैं, ये लोग कौन थे, इनकी कहानियां क्या थीं? चलिए आज इन्हीं अनसुनी कहानियों को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 6 अगस्त 1945 की उस सुबह, जब हिरोशिमा के लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका आसमान उन पर ही गिरने वाला है। उस दिन हिरोशिमा में एक बहुत ही खूबसूरत, एक बिल्कुल नॉर्मल सुबह थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी में थे, लेकिन उनसे हजारों मील दूर टिनियन आइलैंड से एनोला गे नाम का एक B-29 बॉम्बर एक बहुत ही सीक्रेट मिशन पर उड़ान भर चुका था। इस प्लेन में जो था वो कोई आम बम नहीं था। नाम तो उसका लिटिल बॉय था, लेकिन वो छोटा तो बिल्कुल भी नहीं था। 10 फीट से भी ज्यादा लंबा, वजन 4.5 टन। और सोचिए, इसे बनाने में उस जमाने में $2 अरब और 1,40,000 लोगों की मेहनत लगी थी। उस सुबह 7:10 पर हवाई हमले के सायरन बजे थे, लेकिन करीब 45 मिनट बाद ही ऑल क्लियर का सिग्नल दे दिया गया। लोगों को अब इसकी आदत सी हो गई थी, इसलिए जब आसमान में एक अकेला B-29 विमान दिखा तो किसी ने ज्यादा परवाह नहीं की। और फिर ठीक सुबह 8:15 पर लिटिल बॉय हिरोशिमा शहर से 2000 फीट ऊपर फट गया। जमीन का वो पॉइंट जिसके ठीक ऊपर ये धमाका हुआ, उसे कहते हैं हाइपोसेंटर, या जिसे हम आज ग्राउंड जीरो के नाम से जानते हैं। उस धमाके से जो आग का गोला बना ना, उसका टेम्परेचर था 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब सूरज की सतह जितना गर्म। एक पल में, बस एक पल में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हर जिंदा चीज भाप बन गई। इस जलते हुए नर्क में मियोकी ब्रिज उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण जैसा बन गया, जो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। यहीं हमारी मुलाकात होती है मित्सुको कूची से। वो सिर्फ 13 साल की एक स्कूल की बच्ची थी। धमाके की वजह से उड़ते हुए कांच से वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई और किसी तरह घिसटते हुए मियोकी ब्रिज तक पहुंची। मित्सुको ने वहां जो देखा उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। उन्होंने बाद में बताया कि पुल पर मौजूद लोग इंसान नहीं, मॉन्स्टर जैसे दिख रहे थे। किसी का चेहरा जल गया था, कोई इंसान जैसा लग ही नहीं रहा था। एक ऐसा मंजर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां एक और शख्स थे, 20 साल के सुनाओ त्सुबोई। उन्हें लगा कि बस अब उनका अंत आ गया है। उनके सारे पहचान पत्र जल चुके थे, इसलिए उन्होंने एक पत्थर उठाया और पुल पर कुरेद कर लिखा, त्सुबोई यहां मर रहा है। पुल पर चारों तरफ हताशा थी। लोग जैसे तैसे एक दूसरे की मदद करने में लगे थे। पहले तो जले हुए घावों पर रेप सीड का तेल लगाया गया, और जब वो भी खत्म हो गया तो पास के ट्रेन डिपो से लाया गया गाढ़ा काला इंजन का तेल इस्तेमाल किया गया। आप सोच सकते हैं कि वो दर्द कितना भयानक रहा होगा। तो बम फट चुका था, आग धीरे धीरे बुझ रही थी, लेकिन हिरोशिमा का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बात करते हैं उन जख्मों की जो दिखते तो नहीं थे, पर शायद कहीं ज्यादा गहरे थे। ये आंकड़ा सच में दिल दहला देता है। मरने वालों में से 22%, मतलब हर 5 में से एक 13-14 साल के किशोर थे। और इसकी वजह ये थी कि उन्हें युद्ध के नाम पर ग्राउंड जीरो के पास खतरनाक काम करने के लिए मजबूर किया गया था। और शायद सबसे शर्मनाक बात यह थी कि जब मदद पहुंची भी तो उसमें भी भेदभाव था। आर्मी के ऑर्डर बिल्कुल साफ थे, सिर्फ युवा सैनिकों को बचाओ। औरतें और बच्चे, उनकी कोई कीमत नहीं थी, उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब जो लोग धमाके और आग से किसी तरह बच गए थे, उनका इंतजार एक अनदेखा दुश्मन कर रहा था, रेडिएशन। कुछ ही दिनों में लोगों को एक अजीब सी बीमारी होने लगी। उनके बाल झड़ने लगे, शरीर से खून बहने लगा। इसे नाम दिया गया हिरोशिमा प्लेग।
एक ऐसी बीमारी जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। फिर मदद के नाम पर अमेरिकन एटॉमिक बॉम्ब कैजुअल्टी कमीशन यानी ABCC आया। कहने को तो वो इलाज करने आए थे, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और ही था। वो इन जिंदा बचे लोगों पर बम के असर की स्टडी कर रहे थे। उन्हें इलाज देने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी सेना के लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए। मतलब इन इंसानों को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। जो लोग बच गए उन्हें जापान में हिबाकुशा कहा जाने लगा, लेकिन ये कोई सम्मान का शब्द नहीं था, ये एक कलंक बन गया। लोग उनसे डरते थे। उन्हें लगता था कि ये बीमारी छूत की है, कि इनके बच्चे अजीब पैदा होंगे, और इसी डर से इन लोगों को अपना दर्द और अपनी पहचान दोनों छिपाने पड़े। चलिए अब वापस योशितो मात्सुशिगे की उन 2 तस्वीरों पर चलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, वो एक विरासत हैं, एक मिशन की शुरुआत हैं। इतना सब कुछ झेलने के बाद इन हिबाकुशा ने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया, अपनी कहानी दुनिया को सुनाना। वो चाहते थे कि कोई ये न भूले कि हिरोशिमा में क्या हुआ था, ताकि आने वाली पीढ़ियां शांति की कीमत को समझ सकें। और इसीलिए योशितो मात्सुशिगे की वो 2 तस्वीरें आज इतनी कीमती हैं। वो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, वो हम सब की याददाश्त का हिस्सा हैं। वो हिरोशिमा और नागासाकी में मारे गए 2,10,000 लोगों को हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि हैं। और अंत में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इन लोगों की गवाही, इनका दर्द इस बात को पक्का करने के लिए काफ़ी है कि इंसानियत फिर कभी ऐसी तबाही दोबारा ना देखे?